many time usually think that war is very easy. Any country can do war, any country can create a kind of situation in which everything will be fine and the country is powerful, that can win a war within days, within hours. It's not, that's not so easy. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. मैं इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करूँगा. देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस में सबसे मेन चीज़ होती है, आपके पास सैनिक है, आपके पास सामान है, आप लड़ सकते हैं. बट मुख्य बात ये होती है कि लड़ने के समय आपको लगातार सप्लाई चेन को मेंटेन करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक्स. अब जब मैं इंडिया में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने उनको ये चीज़ बताई है कि लॉजिस्टिक्स के बिना कुछ नहीं हो सकता. अब मुझे ये लॉजिस्टिक्स समझाने का तरीका मैंने कहाँ से निकाला. मैंने उनको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया. मतलब बेटा, मान के चलो आप जाते हो और किसी शादी में जाते हो, तो आप शादी में देखते हो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम एक केटरर के हाथ में होता है, डीजे का काम डीजे के हाथ में होता है. ये आपकी सप्लाई चेन है. यानी आपकी शादी में सब कुछ सही होना चाहिए. खाना बन रहा है, लोग खा रहे हैं, पतीले जो रहते हैं खाने के जिसमें सब्जियां होती है, अलग अलग डिशेस होती है, वो ख़त्म हो रही है, लगातार कोई आ रहा है, वो लगातार उसको रिफ़िल करते जा रहा है. सो दिस इज़ नोन एज सप्लाई चेन. तो केटरिंग को हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं जो कि लॉजिस्टिक्स से होता है. यानी लगातार कंटिन्यूसली एक वॉर फुटिंग के स्टेप्स के तहत आपकी शादी या आपका रिसेप्शन जो है उसमें लोगों का पेट भरना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस लोग प्लेट लेके खड़े हैं और पता चला पूरियाँ नहीं आ रही है, सब्जियाँ नहीं आ रही है, चावल नहीं है, दाल नहीं है. सो हम लोग आज लॉजिस्टिक्स को समझते हैं. ठीक है, ये सभी के लिए वीडियो है. जो समझना चाहते हैं नॉर्मल लोग वो भी समझ सकते हैं, या फिर ये स्टूडेंट्स तो ख़ास तौर से जो एनडीए या फिर जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की एग्ज़ाम देते हैं, मैं उनके लिए मैंने रखा है. कॉमन लोग भी समझ सकते हैं अगर वो समझना चाहें तो. द इंडियन आर्म फोर्सेज कंप्राइजिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैव अ कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक सपोर्ट. देखो, लॉजिस्टिक सपोर्ट ना एक कंबाइंड चैनल होता है. यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आर्मी वाले अपना दिखेंगे, एयरफोर्स वाले अपना दिखेंगे, नेवी वाले. जब वॉर होता है ना तो तीनों विंग्स को एक साथ अलाइन करके चलना पड़ता है. अब यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं JLN. जैसे आप लोग ब्लू डार्ट से सामान मंगाते हो, आप गति से सामान मंगाते हो, तो वैसे ही ना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक जॉइंट लॉजिस्टिक सिस्टम है. इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट लॉजिस्टिक नोड, दैट इज़ JLN. एक सेंट्रलाइज लॉजिस्टिक सिस्टम होता है जो कि डिफेंस मैकेनिज़्म यानी डिफेंस सर्विसेज के तहत आता है. और ये कोई भी रसद पानी या कोई भी चीज़ चाहिए वाइल इन द सिचुएशन ऑफ अ वॉर, जहाँ पे सैनिक लड़ रहा है, तो उसे भाई बहुत सारी चीज़ें लगती है. ऐसा नहीं है कि बस एक बंदूक पकड़ा के और कुछ गोलियाँ पकड़ा के आपने उसको छोड़ दिया वहाँ पर. आपको उसको लगातार सपोर्ट देते रहना पड़ता है. इंडियन आर्मी की बात करते हैं. इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन आर्मी का सबसे रोबस्ट सिस्टम है सभी लोगों में. इसकी दो चैनलाइज्ड विंग्स है जो काम करते हैं. एक है कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. ये जैसे रडार सिस्टम हो गया है, आपका अलाइनमेंट सिस्टम हो गया है, बैरल्स हो गए हैं, फिर आपके गन मैकेनिज़्म हो गया, इसको देखता है. एक होता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियर यानी EME यानी मेंटेनेंस यूनिट. बंदूकें ख़राब होती है, तोपें ख़राब होती है, टैंक्स डैमेज होते हैं, इनका रिपेयर, इनके इंजन्स को मेंटेन करना पड़ता है. ये सारा चीज़ें जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर देखता है, जो कि आर्मी में स्पेशली ट्रेंड रहता है. ASC दैट इज़ आर्मी सर्विस कॉर्प्स फॉर ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस मतलब गोलियां ख़त्म हो रही है, गोलियां पहुंचानी है, इतने कैलिबर की गोली चाहिए, जैसे AK-47, AK-56, ठीक है, AK-203 जो अभी रिसेंटली इंक्लूड किया जा रहा है इंडियन आर्मी में. तो ये सब चीज़ों की खपत और इनकी गोलियां लगातार ऑर्डिनेंस में बनते रहनी चाहिए. यानी जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वॉर के दौरान लगातार काम करती है और काम 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ कर देती है. यानी बहुत तेज़ी से काम होता है. जो अभी नॉर्मल काम हो रहा है वो नॉर्मल नहीं होता है, बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि भाई सैनिकों को चाहिए चीज़ें पहुँचानी है. इसके बाद आता है इंडियन नेवी, जिसमें डॉकयार्ड्स होते हैं जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट में ऑन बोर्ड एंड ऑन फील्ड दोनों में काम करते हैं. ऑन बोर्ड मतलब कोई आई शिप, कोई सबमरीन आई, सारी चीज़ें उसमें दिया, खाना दिया, पानी दिया, मेडिसिन्स दी, उसमें फिर सारे हथियार को लोड किया, सारी कैलिबर्स की गन को रीलोड किया, उसका फ्यूल पॉइंट चेक किया, सारा चीज़ ऑक्सीजन लेवल चेक किया. ये सब चीज़ करने के बाद ऑन फील्ड अगर देना है तो ऑन फील्ड में भी फ्रिगेट्स होती है जो सप्लाई करती है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसल्स होते हैं,
जो जाते हैं फ्यूल पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, लॉजिस्टिक्स पहुंचाते हैं, ये सब लॉजिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में आता है। तो इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस एंड कॉम्बैट एंड स्ट्रैटेजिक कमांड, इसमें 3 कमांड्स होती हैं। एक होती है मेंटेनेंस की, एक होती है कमांड ऑर्डर जिसको हम कमांडर्स की बोलते हैं जो वॉर फुटिंग में करते हैं, और एक होती है स्ट्रैटेजिक, यानी कहाँ अटैक करना है, किस तरीके से जवाब देना है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब इस यूनिट में मेंटेनेंस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरक्राफ्ट्स इतने लगातार चलते हैं। अभी कैसा सॉर्टिंग जो होती है ना 2 से 3 दिन में एक बार होती है। उस समय जो सॉर्टिंग नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है भाई। प्लेन आया, फ्यूल भरा, मिसाइल्स लोड की, तुरंत निकल गया। तो लगातार चल रहा है वो, उसका मेंटेनेंस जो है वो एयरक्राफ्ट इंजीनियर लगातार करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दिया। अब हम इसके की फीचर्स समझते हैं और शॉर्ट में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले आते हैं इक्विपमेंट्स, स्पेयर्स और रिपेयर्स। 3 चीज़ें होती हैं। इक्विपमेंट है चाहिए आपको, यानी गन ले लो आप, बैरल रॉकेट्स ले लो, पिनाका ले लो, कोई भी ले लो, आपका इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है उसके स्पेयर्स। स्प्रिंग ख़राब होता है, कभी कभी एवियोनिक्स में डिफेक्ट आता है, कभी क्या होता है उसके स्ट्रैटेजिक इसमें इक्विपमेंट्स में डिफेक्ट आता है, कभी उसकी बटन्स ख़राब होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं ऑन फील्ड। कितनी भी बड़ी आर्मी रहे, कितनी भी ताकतवर आर्मी रहे, एयरफोर्स रहे, नेवी रहे, ये छोटी छोटी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। इसके बाद आता है रिपेयर्स, उसके रिपेयर्स रेगुलरली करने पड़ते हैं। फिर आता है मेंटेनेंस जिसमें कि रिपेयर व्हीकल्स एंड एम्फीबियस वैगन्स। जो एम्फीबियस वैगन्स होते हैं, देखो इंडिया ने ना अभी एक नया कॉन्सेप्ट लाया है। 72 गाड़ियाँ लाते थे पहले, अभी टाटा से इंडिया ने टाइप किया है और इंडिया बोलता है एक एम्फीबियस वैगन बनाया जाए। माइट भी पॉसिबल है एम्फीबियस वैगन इस तरीके से रहेगा कि ये थोड़ा सा टैंक का भी काम करेगा, थोड़ा सा मिसाइल लॉन्चर का भी काम करेगा, थोड़ा सा एंड टाइम पे कोई कॉम्पैक्ट रेंज के अंदर जाना है तो बुलेट प्रूफ उसका भी काम करेगा। मतलब हर तरीके से ये एम्फीबियस वैगन रहेगा। तो ये हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, स्पेशली इन्फेंट्री के लिए। देखो हम लोग ना हमेशा एयरफोर्स की बात करते हैं, ये प्लेन चाहिए, ऐसा होना चाहिए, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, नेवी का नो डाउट सब विंग्स इंपॉर्टेंट है। बट ना हम भूल जाते हैं पैदल सेना के एक सैनिक को। वो बेचारा जहाँ खड़े होता है ना वहाँ से सरहद होती है, वो अगर हट जाए ना तो देश का नक्शा बदल जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। फिर आता है मेंटेनेंस जिसमें रिपेयर व्हीकल्स हो गया, एम्फीबियन वैगन्स मैंने आपको बताया है। ट्रांसपोर्ट में बताऊंगा रोड, रेल, एयर। अच्छा मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की, मैं हमेशा ट्रेन से जाता हूँ ना, पैसेंजर ट्रेन बहुत कम चलती है, 1-2 चलती है जो लोकल टाइप की रहती है, और वो छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है। बट एक बात समझ में नहीं आती, छोटे इतने सारे स्टेशन बनाने के पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने एक आर्मी वाले एक सर है, मैंने उनसे बात की तो मैंने पूछा सर ऐसे छोटे छोटे स्टेशन क्यों बनाते हैं। तो बोले ये इसलिए बनाती है कि समय बढ़ने पे बड़े स्टेशंस और बड़ी सिटीज़ के ऊपर ज़्यादा अटैक होता है। तो अगर आर्मी को अपना सामान सेफ रखना है तो ये छोटे छोटे स्टेशंस पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यहाँ से वो देश के अंदर कहीं पर भी सामान ले जा सकती है, और अगर कोई सेना देश के अंदर तक घुस गई है तो ये स्टेशंस बड़े काम आते हैं। यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट में ये स्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे स्टेशन जो हमें लगता है ना 1-2 यात्री चढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं चढ़ते, एक पैसेंजर उतरती, 4 लोग उतरे, 4 लोग चढ़े, बट इन सिचुएशन ऑफ अ वॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास मैकेनिकल लॉजिस्टिक्स, मेडिकल सप्लाईज एंड इवैक्यूएशन। अब मेडिकल सप्लाई एंड इवैक्यूएशन यानी कोई घायल होता है उसका इलाज, फील्ड में भी हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद उसको अगर बहुत ज़्यादा अगर इंजरी हुई है तो बैकअप में उसकी जगह किसी और को लाया जाता है, उसे ट्रीटमेंट के लिए बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। तो उसका ध्यान रखा जाता है, उसके लिए एक मेडिकल टीम चाहिए जो इवैक्यूएशन भी करे। समय पड़ने पे कोई घायल है तो उसको इवैक्यूएट करो। मरने के लिए आप नहीं छोड़ सकते कि मैं गोली चला रहा हूँ, तेरे को गोली लग गई तू मरते बैठ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, आर्मी का एक रूल है, नो मैन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। हमारा कोई भी इंसान पीछे नहीं छूटना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो सब साथ में, मरेंगे तो सब साथ में, ये उनका रूल है। फिर आता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल एंड एनर्जी। फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स लगते हैं, आपको मालूम है प्लेन के इंजन में भी लगना है, टैंक के इंजन में भी लगना है, गाड़ियों में भी लगना है, वैगन्स में भी लगना है। इवन जो AK-47 रहता है उसको भी ऑयलिंग करनी पड़ती है, सब चीज़ में लुब्रिकेशन लगता है। चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे बड़े चैलेंजेस इंडिया के साथ उतने नहीं है, बाकी कंट्रीज़ की मैं बात करूँगा। इंटीग्रेशन यानी जॉइंट एफर्ट्स। अब जॉइंट एफर्ट्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, JLN है,
बड़ी कंट्रीज़ में जेल है, अमेरिका में है, यूके में है, सभी जगह है। बट कुछ जो छोटी कंट्रीज़ है वहाँ पे जिनके पास एयरफोर्स नहीं है, सिर्फ नेवी है, जिनके पास नेवी नहीं है, लैंडलॉक कंट्रीज़ है, वहाँ पे जेएलएन यूनिट नहीं, वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। तो उन्हें क्या किसी बड़े देश से वॉर के समय मदद की थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। टेक्नोलॉजी, डिजिटल मैप्स, एवियोनिक्स एंड सैटेलाइट्स का भरपूर यूज़ करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, अपग्रेड करना इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हम कई बार सुनते हैं ना कि इंडिया ने रोड बनाया चाइना के पास, पाकिस्तान के पास इंडिया एक एयरबेस बना रहा है, लद्दाख में बना रहा है। क्यों बना रहा है? देखो ये वॉर के समय बहुत काम आती है। ये हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना छोटे छोटे, ये हमारी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं। इसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, यानी बॉर्डर एरिया को रिड्यूस करना और एनवायरमेंटल को इम्पैक्ट ना करते हुए डेवलपमेंट करना। ये सारी चीज़ें हमको ये बात समझाती है कि डेवलपमेंट ऐसा करो कि आप नेचर को स्पॉइल मत करो। देखो प्रकृति है तो प्रगति है, इसलिए प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आपको सब चीज़ें करनी पड़ती। तो मैंने आप सबको ये पूरा डिटेल दिया बना के। आप मेरा सिर्फ ये कहना है बच्चों से कि जब आप एनडीए के एग्ज़ाम देते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद करके जाइए। देखिए आपको लोग ना बहुत बड़ा बात नहीं पूछते, बस छोटा छोटा चीज़ पूछते हैं और कॉमन सेंस वाली चीज़ें पूछते हैं। तो आपको जेएलएन मालूम होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मालूम होनी चाहिए, एवियोनिक्स मालूम होनी चाहिए, आपको सैटेलाइट्स इंटरफेरेंस पता रहना चाहिए, आपको रेडार इंटरफेरेंस पता रहना चाहिए, आपको स्मूथ बोर गन का क्या वो रहता है, इम्पैक्ट और कंजक्शन रहता है वो आपको पता रहना चाहिए। आपके जितने भी इन्फेंट्री यूनिट्स हैं आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको बेसिकली ये याद होना चाहिए कि इंडिया की पास किस टाइप की गन्स है। मैं गन्स मतलब बंदूक वाली नहीं बोल रहा हूँ, मैं तोपें बोल रहा हूँ, जो बिग गन्स होती है। तो वो किस टाइप की है, कितने कैलिबर की है, स्मूथ बोर कितना है, 120 mm की कितनी, 180 mm की कितनी, 160 mm की कितनी है, ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए। देखो वहाँ जाके ना आपको बंदूक नहीं चलानी है, पर आपको आपका जो काउंसलिंग या जो इंटरव्यू होता है उसमें वो आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि दैट यू शुड बी अ लिटिल बिट नॉलेजेबल। If you are not knowledgeable, then you are no use for them. They require the people who are having keen interest in understanding and learning new things, but they should have some prior knowledge also. So इसके साथ मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसमें आप तैयारी कीजिए। एनडीए के एग्ज़ाम्स आने वाले नवंबर में हैं और एक आपकी मार्च में होंगी, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आगे पीछे थोड़ी डेट्स होती है, तो मैं बीच बीच में स्टूडेंट्स को बताऊंगा अभी क्या और क्या चीज़ होती है। जैसे लॉजिस्टिक्स का मैंने बताया है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 5.5 जनरेशन, ये एयरक्राफ्ट्स में क्या डिफरेंस रहते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स किस तरीके से वर्क करती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, फ्यूल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है उसमें जितनी भी मिसाइल्स लगाई जाती है, मिसाइल्स और टॉर्पेडोज़ में डिफरेंट क्या रहता है, सरफेस टू एयर और एयर टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल्स के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, उसके जो मोड्स रहते हैं, उसके जो एलिवेशंस रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए आज मैंने आपको लॉजिस्टिक्स बताया है, गो विथ लॉजिस्टिक्स। और जितने बाकी लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। जैसे कई बार हम डिस्कस करते हैं यार इंडिया को हमला कर देना चाहिए चाइना के ऊपर, इंडिया को हमला कर देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। यार वॉर इज़ नॉट एन ईजी टास्क है, वॉर में पैसा लगता है, वॉर में ना ये सब चीज़ें लगती हैं, ये मजबूत बनाना पड़ता है लॉजिस्टिक्स। जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स नहीं है ना, बहुत दिक्कत जाती है। और कितना भी आपका रोबस्ट लॉजिस्टिक रहे बॉस, सामने वाला दुश्मन जो है ना आपके लॉजिस्टिक पे ही पहले अटैक करता है। रेल रूट तोड़ेगा, रेलवे लाइन उड़ा देगा, पुल उड़ा देगा, ये सब चीज़ें। तो आपको हमेशा ना 3-4 लॉजिस्टिक्स बैकअप में रखने पड़ते हैं। तो इट्स वेरी ईजी टू से वॉर हो जाए, इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन अ वॉर। विद दिस थॉट, टेक केयर।